हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का जनवरी 2024 का मंथली मैगजीन, जिसमें गाइस हम साइंस एंड टेक कर रहे थे। साइंस एंड टेक के 3 टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं। बाकी भी पॉलिटी गवर्नेंस अगर आपने नहीं देखा है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट, आप जाएं चैनल की प्लेलिस्ट पे चेक करें। इवन लास्ट की पूरे साल की अगर आप 2023 की भी प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पर भी आपको पूरा विजन आईएएस मैगजीन आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत क्लोज है तो हम जानते हैं करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स तो अब क्लोज ही रह गया है, तो आप बिल्कुल इस वक्त ध्यान लगाइए अपने करंट अफेयर्स की तरफ भी। तो गाइस, आप जाके चैनल पर पूरा बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आपके फ्रेंड्स में कहीं पे जो कोचिंग्स को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए पीएम पाठशाला बहुत एक ऐसा चैनल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसमें हेल्प ले सकते हो। दूसरा गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है हम सीधा उस पर ही आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर ये टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, न्यूज़ में क्यों था, इससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातों को आज आपको समझ आ जाएगा। इवन आप देखो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे आए, कुछ भी टॉपिक आए, जीएस 3 का तो देखो है ही ये पार्ट। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको कस के पढ़ना है। साइंस एंड टेक को बोझ नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझ के पहले परसेप्शन बना लेना कि साइंस एंड टेक है तो होगा ही क्यों। तो ये परसेप्शंस को हटाओ और उसके बाद पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अपने आप को ये भी मत मान के चलो कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो गाइस देखो, बैकग्राउंड नहीं है तो आप बना लो, क्योंकि आपको साइंस एंड टेक इतना तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स को करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक के अच्छे से कर लिए तो साइंस एंड टेक में आपका बेड़ा पार है। तो बिना घबराए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, न्यूज़ में इसलिए रहा, मैं आपको पहले ही बता दूं, न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, जो आपको पता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ना एक अग्रीमेंट साइन करा है। क्या साइन करा है अग्रीमेंट में? कि हम सेंटर पर फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर सेटअप करेंगे हैदराबाद के अंदर। कैपिटल है तेलंगाना की। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या, ये टर्म आई कैसे? तो देखो, फाउंडर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लॉस क्वा। 2016 में उन्होंने टर्म कॉइन करी, 4IR बोलते हैं, 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को नई टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी एआई की मदद से, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से, वर्चुअल रियलिटी की मदद से, इंटरनेट ऑफ थिंग की वजह से हम सारा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, सारा कुछ एआई ले लेगा। एक छोटी से छोटी नीड्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पूरी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अभी कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फैक्ट्रीज के बारे में भी बोला जाता है कि फुल्ली कनेक्टेड साइबर फिजिकल सिस्टम है जो आपके फिजिकल और साथ साथ आपका डिजिटल एस्पेक्ट को मर्ज कर देगा। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, एडवांस रोबोटिक, ये सारा काम इसके अंदर किया जाएगा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट है ये सारी चीजें। क्लाउड कंप्यूटिंग करना, बिग डेटा एनालिटिक्स करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी आपकी। अब इंडिया के अंदर क्यों ज़रूरी है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाए? अब क्यों बेहतरी है हमारी इसमें ही? अब देखो, सबसे बड़ी बेहतरी ये हो जाएगी कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, जिसकी अच्छा होने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। बिलियन ऑफ लोग जो होते हैं नए तरीके से इंटरेक्शन सीखेंगे, कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। डिजिटल एनर्जी, कंबाइनिंग स्मार्ट पावर ग्रिड, डायनेमिकली मैचिंग एनर्जी जनरेशन एंड डिमांड की बात। डिजिटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा। डिजिटल हेल्थ का मतलब है कि रिमोट एरियाज में भी जाके अब हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलने लग जाएगी। जो काम आपके डॉक्टर्स इतने सालों से नहीं कर पाए, टेलीमेडिसिन नहीं कर पाई, वो रोबोट जाके करेंगे। एआई की मदद से वो चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अब डॉक्टर्स को भी जाने में दिक्कत नहीं होगी रिमोट एरियाज में, कि इतना अच्छा लेवल पे कम्युनिकेशन हो जाएगा, अच्छे लेवल पर हेल्थ केयर सेक्टर हो जाएगा। तो ये बात है। फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया कैन डेवलप इटसेल्फ एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। हम चाहते हैं कि हम अपने देश में ही ऐसा डेवलप कर लें। हमारी डेमोग्राफी, हमारी डिमांड आपको पता ही है, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग को लेकर आए हम, और इसकी मदद से हम मेक इन इंडिया तो कहते ही हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएंगे हम। फिर हमारा जो फ्यूचर वर्कफोर्स है ना, इंडिया कैन यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज। हम स्किलिंग करें, स्किल सिखा दी कोई आपने,
फिर उसको रीस्किलिंग भी कराओ, उसकी और कुछ ज़रूरत है स्किल की वो भी डालो, अपस्किलिंग करो, उसको और आगे पैरामीटर बताओ। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही 2 टर्म समझाई थी, आज मैं आपको फिर समझा देती हूँ। देखो गाइस 2 टर्म होती हैं, एक होता है रीस्किलिंग करना। रीस्किल का मतलब है कि आपने किसी अनएम्प्लॉयड बंदे को उठाया और उसको नई स्किल्स को पढ़ा दिया। वो उसे कहते हैं रीस्किलिंग करना। आई बात समझ में? एक होता है वर्ड अपस्किल। अपस्किल में क्या होता है कि आप कोई एम्प्लॉयी आपके काम कर रहा है और उसको आपने अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तू एडिशनल स्किल्स भी सीख ले, उसको हम अपस्किल कहते हैं। दोनों बातों में फर्क है रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में। तो इससे आपको क्या मिलेगा? आपकी वर्कफोर्स स्किल्ड हो जाएगी। वर्ल्ड में स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत है, आप यहीं से सीखोगे। ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम इंडस्ट्रियल आपका जो 4IR है, इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसका फ़ायदा है रेज़िलिएंट एंड एफिशिएंट हमारा सप्लाई चेन हो जाएगा। हम बहुत परेशान रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हमारा अच्छा नहीं रहा है। हमेशा हम लॉजिस्टिक्स से हारते हैं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर से हम हारते हैं। हमारी सप्लाई चेन इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो कह रहा है कि अगर ले आए ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ले आए, आपकी सप्लाई चेन पहली बात तो एफिशिएंट हो जाएगी। दूसरा, आपके जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी क्या इस वजह से? तभी हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्पिल ओवर इफेक्ट्स का मतलब है कि आपने इंडस्ट्रीज को डिजिटलाइज कर दिया, करोगे क्योंकि आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। इसकी वजह से नई सेगमेंट इकोनॉमीज की क्रिएट होंगी, फ्रॉम हेल्थ केयर टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें। तो कह रहा है कि हर जगह इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा मिलेगा आपको। तो ये इसके एक बहुत बड़े फायदे हैं कि इसका ना देखो सिर्फ ऐसा फायदा नहीं है कि खाली एक ही सेक्टर की ग्रोथ हो। तो स्पिल ओवर का मतलब ही ये होता है। स्पिल ओवर का मतलब समझते हो आप? कि समथिंग दैट इज टू लार्ज और टू मच फॉर द प्लेस। कि इतना जबरदस्त फैल जाएगा ये कि इसका हर जगह पे बहुत ज्यादा असर होने लग जाएगा। मतलब ऐसी जगह, स्पिल ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज का बहुत जबरदस्त लॉन्ग टर्म, या मैं आप कह लो कि बहुत बड़े पैमाने पे जिसका इम्पैक्ट पड़ने लग जाए, इन्फ्लुएंस होने लग जाए, इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट्स। देखो आपको ना ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना होगा, तो वोकैबलरी भी इसमें आपकी स्ट्रांग हो जाती है करंट अफेयर्स को करने से। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है? स्पिल ओवर इफेक्ट्स। फिर क्या होगा? आपकी ना प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए एक्सेसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो। अलॉन्ग विद द वैल्यू चेन आपकी सारी ठीक हो जाएगी, आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ने से। तो 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस याद रख लो। पहले वाला जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें हमें वाटर पावर, स्टीम पावर पे बड़ा जोर दिया, मैकेनाइजेशन पे बेसिकली। फिर हमने मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन वगैरह करा। थर्ड में हमने कंप्यूटर ऑटोमेशन तक रखा। अब हम क्या कह रहे हैं? साइबर फिजिकल सिस्टम क्या क्रिएट कर देंगे हम? ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई, बिग एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो कोई भी चीज आती है बिना चैलेंज के थोड़ी ना आएगी, वो चैलेंज साथ में लेकर आती है। तो आप देखो, आज आपको लगता होगा फटाफट से मैं आईएएस बन जाऊं, या जो भी है आपके ऐसे एस्पिरेशंस होते होंगे, है ना? अगर वो चीज़ आएगी, आप बन गए, है ना? बहुत अच्छी बात है, आप बनो, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन वो साथ साथ चैलेंजेस भी लेकर आता है हर प्रोफेशन अपने साथ। उसके लिए भी हमें तैयार रहना होता है। सिर्फ पॉजिटिव्स ही नहीं देखने होते हैं, नेगेटिव्स भी देखने होते हैं कि इसके साथ ये भी आएगा, पूरा पैकेज आएगा साथ में चल के। तो ऐसे ही जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हुई, तो देखो इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चाहिए, या मतलब नेगेटिव कहो या आप चैलेंज कहो बल्कि। तो सबसे पहला चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंजेस, यानी कि एग्जैबरेटिंग इनइक्वालिटी। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी हमारे देश में? सोशल टेंशन क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ स्किल, मान लो लो स्किल वाला वर्कर है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगी अच्छी, हाई स्किल वाले को हाई पे मिलेगा। तो कह रहे समाज में तैयार रहो कि जो डिस्पैरिटी है ना बिटवीन रिच एंड पुअर, वो बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी सोशल टेंशन, जिसके लिए आप तैयार रहो कि ऐसा होगा ही होगा। फिर देखो, अब आप क्या सोच रहे हो? एआई आ जाएगा। अभी भी मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही अभी बताया कि एआई की वजह से 40% जॉब आप समझ लो पूरे वर्ल्ड से बाहर होने वाली है। 40% जॉब्स आर गोइंग टू क्लोज। अगर आपने अपस्किलिंग नहीं करी, नई स्किल्स नहीं सीखी, आप इस एनवायरनमेंट में नहीं, मौजूदा एनवायरनमेंट में आप टैकल ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो फियर ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव ही जब सारा इक्विपमेंट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो लेबर मार्केट को तो क्रॉस नहीं लग जाएगा। लेबर मार्केट पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको चीप लेबर एडवांटेज जो इंडिया देता था, बाहर के देश भी सारे हमें इसीलिए तो हायर करते थे
वो सारे हमें टाटा बाय बाय कर देंगे। बड़ा रेमिटेंसेस पे हम जीते आए हैं अभी तक, वो सब पे खतरा है हमारे। फिर फर्दर नेट डिस्प्लेसमेंट जो वर्कर की होगी मशीन से, है ना, उससे एक गैप तैयार होने लग जाएगा। रिटर्न्स टू कैपिटल एंड रिटर्न्स टू लेबर, लेबर को क्या रिटर्न मिलेगा आप बताओ? कैपिटल ही सब कुछ जब इतना बिल्डअप हो जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? फिर इन्वायरमेंट को क्या सोचते हो आप? इन्वायरमेंट पर असर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी लाते ही आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, इन्वायरमेंट पर उसका गलत असर होना तय है। डिजिटल इन्वायरमेंट फुटप्रिंट्स आपके बढ़ जाएंगे। साइबर चैलेंज, फेक न्यूज़ का बढ़ना। डीप फेक मैंने आपको बताया था अभी, एक कितने सारे एक्ट्रेस एक्ट्रेस उसमें कितने प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनकी वॉइस क्लोनिंग या वीडियो क्लोनिंग हो गई है। साइबर चैलेंज, लॉस ऑफ प्राइवेसी, कॉर्पोरेट टेक ओवर से समझ लो आप जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं उनका क्या होगा। स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत भारी समस्या हमारे देश में। हमारे देश में आप कैसे स्किलिंग करोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग की, जहाँ डिजिटल से आज भी गैप है, इतने ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है अभी। उस देश में आप कैसे अचानक से एकदम अपस्किलिंग कर दोगे या रीस्किलिंग कर दोगे? फिर एथिकल इश्यूज क्या नहीं होंगे? डिसकंटेंट होगा आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपने लोगों को बांध दी। आपने कह दिया भाई इससे तो एक्सट्रीम लेवल पर आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटी जनरेट करोगे, जॉब्स मिलेंगी, और वो उस लेवल पे चीजें हो नहीं रही होंगी। तो आप समझ लो समाज में क्या होने वाला है। फिर प्राइवेसी का क्या करोगे? राइट टू प्राइवेसी के लिए आपने कितने सारी चीजें लड़ाई लड़ी, लेकिन अब जाके जब आप एक प्राइवेसी के लिए लॉस बना चुके हो, सब कुछ कर रहे हो, अब फंडामेंटल क्राइसिस ही आपकी राइट टू प्राइवेसी पर आ रहा है। क्योंकि आपकी जो डेटाज होंगे, ट्रैक करना इन्फॉर्मेशन आपका, वो बहुत ज़्यादा वो है, और ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू है। तो इंडिया को ऐसे में करना क्या चाहिए? तो वो कोई ना कोई तो रास्ता चुनना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेकर ही नहीं आएंगे। समय के साथ साथ हम बदले हैं, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, सेकंड थर्ड आया, तो फोर्थ भी आएगा। लेकिन वो अपने साथ जो चैलेंजेस ला रहा है उसको कैसे इंडिया डील करे, इसके लिए हमने कुछ पॉइंटर्स यहाँ लिखे गए हैं मैगजीन में। तो पहला पॉइंटर लिखा है सेंटर फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया जो है, यानी जो आपका ये काम करेगा, एक तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन में काम करे, दूसरा नीति आयोग को भी साथ में लेके काम करे, क्योंकि नीति आयोग में काम ही यही होता है, थिंक टैंक वाला काम है वो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन अगर आप करने जा ही रहे हो, आप कह रहे हो भाई एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, तो स्मॉल जो लैंड होल्डर्स हैं, वुमेन फार्मर है, कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग एआई। कह रहा देखो एक ऐसा वाला रास्ता निकालो जिससे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनकी भी जीवन में असर अच्छा पड़े। कह रहा 7,000 चिली ग्रोइंग फार्मर्स है खमाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, वो डिजिटल सोल्यूशंस यूज करते हैं अपनी वैल्यू चेन्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कह रहा ये तो एक अच्छी बात हो गई ना। कह रहा ये ध्यान रखो कहाँ इस्तेमाल करना है एआई का, ये करना आ जाए तो क्या यहाँ के जो ग्रोइंग फार्मर्स हैं, 7,000 चिली ग्रोइंग, उनको बेनिफिट नहीं हो रहा क्या? यहाँ पर उनको पता होता है, वो ट्रैक कर पाते हैं अपना, उनका कैसे, उनकी वैल्यू चेन कैसे कैसे कहाँ जा रही है। तो कह रहा है कि सही इस्तेमाल करना आ जाए चीज़ों का। फिर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इंडिया का जो हब है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने पार्टनरशिप करी है स्मार्ट सिटी मिशन के साथ, ताकि फ्यूचर का जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं वो अच्छा कर पाए। फिर एजुकेशन 4.0 इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ। कह रहा देखो आपको करना पड़ेगा, यूनिसेफ के साथ मिलके एक रोड मैप तो तैयार करो, अपनी अपनी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी को बढ़ा दो। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन जो होता है, उस गैप में आप उस गैप को फिल करो कि बच्चा स्कूल से जब काम की तरफ जाए तो उसके अंदर ये बेसिक स्किल्स हो। अब इसीलिए बच्चों को अब बचपन में ही ना, फिफ्थ सिक्स में अगर आप देखोगे, दिल्ली के अंदर तो कल्चर ही हो गया एआई पढ़ाना, रोबोटिक्स पढ़ाना, ये बच्चों को शुरू कर दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और पहला कैंसर केयर है ऑन द लाइंस ऑफ फर्स्ट हेल्थ केयर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए बनाया गया है मेघालय के अंदर। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीलिम्स में हो सकता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, पहला कैंसर केयर ऑन द लाइंस ऑफ फर्स्ट हेल्थ केयर कहाँ पर बनाया गया है? मेघालय, याद रखना। 7 लाख रेसिडेंट जो ईस्ट खासी हिल्स के है ना, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा इस इनिशिएटिव से, तो लगा लो आप। तो कह रहे हैं कि देखो नुकसान को भी फायदा बनाना है, चैलेंजेस को आप फायदा बना के क्रिएट करो चीजों को। फिर ये कह रहा है स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड, ये जो समर्थ है हमारी हब है, यानी कि उद्योग भारत 4.0, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब,
इस इनिशिएटिव से मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। कह रहा तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? कह रहा है लेकिन अवेयरनेस रेज करो इंडस्ट्री को, ले जाके इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके रेवोल्यूशन लाओ। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज अबाउट मोर देन टेक्नोलॉजी ड्राइवन चेंज। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एवरीवन क्रिएट एक इंक्लूसिव ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर तैयार करा जाए। हाउएवर एक्सपोनेंशियल डिस्रप्टिव नेचर जो टेक्नोलॉजी का है, लॉन्ग टर्म उसकी डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ेगा। मैक्सिमाइज करना है सोशल बेनिफिट और पोटेंशियल मिसयूज और हार्म होने से बचाने की प्रेरणा लेनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लिथियम। होपफुली आपको 4I याद समझ आ गया होगा। कहीं पर देखो कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खोल रखा है, पूछो, आप जवाब मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं लिथियम की ओर। देखो लिथियम न्यूज़ में क्यों रहा और लिथियम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके बारे में बार बार हम पढ़ते ही हैं, हर साइंस एंड टेक के टॉपिक में लिथियम का ज़रूर जिक्र आता है। तो लिथियम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। देखो रिसेंटली न्यूज़ में ये इसलिए रहा कि जो इंडिया और अर्जेंटीना है ना, उन्होंने साइन किया है। अब एकदम तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए। देखो इंडिया अर्जेंटीना का जहाँ रिलेशनशिप लिखा हुआ है ना इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, आप इसका जरूर डालो कि इनके बीच में एक नई डेवलपमेंट हुई है। इंडिया और अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन अर्जेंटीना। एक हमने साउथ के पार्ट जो आपके लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसके हमने साथ ही साइन करा है। कह रहा एग्रीमेंट साइन हुआ है दो कंपनीज के बीच में, खंजी विदेश इंडिया लिमिटेड और कैमेन जो स्टेट ओन्ड माइनिंग एनर्जी कंपनी है अर्जेंटीना की, दोनों के बीच में हुआ है। डील का काम ही यही है कि टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना आपस में। ब्राइन एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सॉल्ट वाटर का, टाइप ऑफ लिथियम एक्सप्लोरेशन में इसका यूज करते हैं। तो काबिल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, 2019 में हमने जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ। तो इसका काम है स्ट्रैटेजिक मिनरल जैसे लिथियम वगैरह है, इसको ओवरसीज लोकेशन से भी सप्लाई करना, ये सब चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है। तो ये सब, अब देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही काम करता है, हमारी वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री से लिथियम के रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने का काम है जीएसआई का। अब लिथियम क्यों है, लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट यार? लिथियम को अब व्हाइट गोल्ड कहने लग गए हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्वर वाइट एल्कली मेटल होता है ये। इसकी डेंसिटी बड़ी लो होती है अगर इफ यू कंपेयर विद द दूसरे मेटल्स के साथ। बहुत अच्छे से पानी में विग्रेसली रिएक्ट करता है ये। इसके अंदर क्या होता है याद रखो, लिथियम मेटल एलॉय से बनता है। एलॉय का मतलब ही है दो से ज्यादा मेटल से बनना, यानी कि ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मदद से बनता है, जिससे इसको स्ट्रेंथन मिलता है, मीडियम होता है और इस स्ट्रेंथन भी है, समझ रहे हो, स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर और लाइट भी होता है। व्हाइट गोल्ड बोलते हैं इसको। अब लिथियम को ये ध्यान रखो, हर्नीस करना क्यों जरूरी है। इंस्टेड ऑफ इंडियाज मैप लिथियम साइट्स कैन बी शोन। लिथियम एक तो बात समझो, ये ना एज अ मेटल कभी भी नेचर में नहीं आता है। ये स्मॉल अमाउंट इसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस में होता है, इग्नियस रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, इग्नियस रॉक समझे ना, और वाटर के अंदर मैनी मिनरल स्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये इस फॉर्म में होता है। स्पोडीमिनी, पिटेलाइट, लिपोडोलाइट, एम्बिलोनाइट, इंपॉर्टेंट मिनरल्स कंटेनिंग लिथियम इसके अंदर होता है। समझ में आई? अब ऐसे नहीं खाली मेटल की फॉर्म में नहीं बता लिथियम लिया उठा के आपने यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता है। जब ये इस फॉर्म में निकलता है ना, फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से मोल्टन लिथियम को क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के थ्रू उसको प्रोड्यूस किया जाता है इस मेटल को। जितने आप देखो लिथियम ज्यादातर आपको चिली में, बोलिविया में, अर्जेंटीना में, मतलब लिथियम ट्रायंगल पेपर में क्वेश्चन आएगा गाइस, लिखवा लो लिथियम ट्रायंगल। जो यूपी से देने जा रहे हैं वो तो और ज्यादा तैयार हो जाएं। लिथियम ट्रायंगल मतलब 3 कंट्रीज, कौन सी? लेटिन अमेरिकन की, ABC कह लो इनको, निमोनिक याद रखो इनका, ABC, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलिविया, C फॉर चिली, लिथियम ट्रायंगल याद रखना। ऑस्ट्रेलिया, USA, यहाँ पर लिथियम मौजूद है। इसकी और डिटेल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की ध्यान में रखोगे तो आपको रोड मैप मिलेगा। अब देखो यूसेज कितनी ज़्यादा है। रिचार्जेबल बैटरी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ट पेस मेकर, टॉय क्लॉक, मैग्नीशियम में, आर्मोर प्लेटिंग में इसका इस्तेमाल, एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल, स्पेशल ग्लासेस में, ग्लास सिरामिक्स में इसका इस्तेमाल, लिथियम सेराडाइडाइट में इसका इस्तेमाल, हर जगह पर इसका इस्तेमाल है। तो लिथियम इंडिया में कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? कह रहा लिथियम हैज बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल है। पहली बात, क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं भाई? वो मिनरल जो बहुत मुश्किल से, जिनका रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर हो जाए तो हिल जाए, हम बिल्डिंग ब्लॉक हो जो एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के, इंडिया के अंदर यहाँ यहाँ मौजूद है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ यहाँ जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप करा हुआ है।
करेंटली अपनी इंडिया नीड 100% इम्पोर्ट करता है चाइना एंड हांगकांग से, ये ध्यान रखो। इसीलिए हम चाहते हैं, इसीलिए जीएसआई का काम है एक्सप्लोर करो अपनी ही कंट्री में। तो गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग रिजर्व्स ऑफ लिथियम फॉर इंडिजीनियस प्रोडक्शन। तो अब ये क्या कह रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब जब लिथियम रिजर्व्स को हार्नेस करना हो, तो क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं। कह रहा सबसे पहला चैलेंज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, यानी जितने लिथियम रिजर्व्स हैं इसको एक्सप्लोर करने में 6 से 8 साल लगते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन तक लाने तक। एक्सट्रैक्शन का बहुत भारी चैलेंज है, माइनिंग टेक्निक्स कहाँ से ढूंढे इतनी। इन्वायरमेंट पे जब हम आते हैं तो बहुत पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि माइनिंग करनी पड़ रही है, पानी खराब, पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल खराब हो जाएगी, लोकल जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको समस्या, बायोडाइवर्सिटी को समस्या, एग्रीकल्चर को समस्या, बहुत भारी समस्या है ये। फिर ह्यूमन राइट क्राइसिस, आप इंडिजिनस कम्युनिटी जो वहाँ रह रही है उसको बोलो माइनिंग करने जा रहे हैं भाई, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाओ, वो कलेश मच जाते हैं। टेक्निकल चैलेंज अपने आप ही है। सोशल चैलेंज में मैंने आपको बताया, इंडिया माइनिंग करने गया, रेडिकलाइजेशन हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, लड़ाई दंगे। इंडिया 5th लार्जेस्ट हमारे पास है देश में, 5.9, 5th है इंडिया। इससे ज़्यादा तो देखो आपका कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलीविया में, इसके अलावा बोलीविया के बाद देखो आपका चिली में, अर्जेंटीना में, देन ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, ऐसे ऐसे इसमें लिथियम रिजर्व्स हैं। तो कह रहा है कि इंडिया करे क्या ऐसी समस्या में। तो कह रहा है सबसे पहले ना अपना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डाइवर्सिफाई कर दो। कह रहा है कोलैबोरेट करो, यूएस, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इंडो पैसिफिक जितने भी हैं इनके साथ करो ना। आप लिथियम सप्लाई चेन का मैनेजमेंट ठीक करो। आप क्यों पूरी तरह डिपेंडेंट होना चाइना और हांगकांग पर। फिर ट्रिपल पी तो करना ही पड़ेगा, अपने कमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्शन चलाओ, कुछ भी करो, बढ़ा दो, स्पीड अप कर दो, ट्रिपल पी फॉर्मूला लगा दो, टेक्नोलॉजी की मदद ले लो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हार्ड वर्क जो हार्ड रॉक मिनरल एक्सट्रैक्शन उससे हो जाती है। तो कह रहा है अगर आप जैसे कि आपका अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जैसे JNK और उत्तराखंड है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो। मिनरल एक्सप्लोरेशन में दिक्कत आ रही है ना आपको, तो ऑस्ट्रेलिया से ले लो टेक्नोलॉजी का। लोकल कम्युनिटीज के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ भाई, उनको समझाओ भाई तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हारा ही एड्रेस कर रहे हैं कंसर्न। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब समझ लो गाइस कि अपने आप को हर तरह से डेवलप कर लेना समाज में उस समय पे रहने के लिए। जैसे आज की ज़रूरत क्या है कि हमें लिथियम चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए, उस स्किल तक पहुंचने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि उस तक हो जाना, उस जैसा पूरा हो जाना जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है। या तो मैंने एक जॉब एग्जाम्पल के फॉर्म में ली है, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स वाइल राइटिंग योर मेन्स आंसर राइटिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेफीन। ग्रेफीन क्यों रहा न्यूज में, समझते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, आपका जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली जो है ना, मीती जो है, उसके सेक्रेटरी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, सेंसस करे, और इंडिया पहला ग्रेफीन सेंटर बन गया है। और हमारा जो ग्रेफीन सेंटर बना है केरला में, हमने करा है लॉन्च। तो IICG बोले तो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन, इंडिया का पहला ग्रेफीन सेंटर है। जॉइंट वेंचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला का, सेंटर फॉर मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, और टाटा स्टील फंडेड बाय मीटी। इन सब का जॉइंट वेंचर करके ये कंपनी बनाई गई है, जॉइंट वेंचर बनाया गया है। तो IICG का काम क्या है, करेगा क्या, ये कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, इनोवेशन बढ़ाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएगा। किस एरिया में, ग्रेफीन के एरिया में। कह रहा है ग्रेफीन इतना क्यों हो रहा है, 2DM मतलब टू डायमेंशनल मटेरियल्स को क्यों तैयार कर रहे हो। कह रहा है इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम आती है ना, कंप्लीट फैसिलिटी का जो गैप आता है वो खत्म करें। कह रहा और ग्रेफीन होता क्या है, तो कह रहा ग्रेफीन बल्कि ग्रेफाइट से निकल कर एक आया है। कह रहा पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल में जो लेड होती है वो किससे बनती है, ग्रेफाइट से, ग्रेफीन से। तो ग्रेफीन का मतलब है कि 1 mm यानी 1 मिलीमीटर ग्रेफाइट के अंदर 3 मिलियन लेयर्स होती हैं ग्रेफीन की। तो कह रहा है इट इज अ 1 एटम थिक लेयर कार्बन एटम्स की, जो कि हेक्सागोनल बनी हुई है, हनीकॉम देखा है उसकी तरह बनी होती है। दो इसमें आपके एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के। इंटेकेलेटेड हीट लगा के ना इसको निकाला जाता है, इसको एटमॉस्फेयर में इनर्ट कराया जाता है। अब ग्रेफीन की प्रॉपर्टीज क्या है, कह रहे देखो ग्रेफीन अगर किसी चीज में डल जाता है ना, तो उसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, वो मटेरियल स्ट्रांग हो जाएगा। कह रहा स्टील से भी ज्यादा 6 टाइम्स लाइटर है और 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सोचो आप क्या बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आएगा ये।
फिर ग्राफीन की वजह से हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी रूम टेम्परेचर में विच इज मच हायर देन मोस्ट अदर मटेरियल्स। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत है, कॉपर को कर देगी सरपास। ग्राफीन में एक्सेप्शनली हाई सरफेस एरिया है, गैसेस में इम्परमिएबल है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, केमिकल सेंसिबल, केमिकली बड़ा स्टेबल इनर्ट है, कोई रिएक्ट नहीं करता किसी केमिकल्स के साथ मिलके। बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि बायोमेडिकल एप्लीकेशन में ग्राफीन का बेहद ज़्यादा इस्तेमाल है। कह रहा और अभी इसकी तो मैंने आपको बेनिफिट बताए, कह रहा आप इसकी प्रॉपर्टी के साथ इसकी एप्लीकेशन सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। कह रहा 21st सेंचुरी का वंडर मटेरियल है ये, रिवोल्यूशन ले आई है। कह रहा इलेक्ट्रॉनिक में पता है कैसे यूज होता है ये, कह रहा आप इसके ना बेस ट्रांजिस्टर बना दो, सर्किट बना दो, ये और ज्यादा फास्ट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। एनर्जी स्टोरेज यानी कि जो ग्राफीन रिलेटेड बैटरीज वगैरह है ना, इसकी जबरदस्त रैपिड चार्ज कैपेबिलिटीज है। फिल्म कंडक्ट सोलर सेल्स में करना बड़ा सा, टच स्क्रीन वगैरह ट्रांसपेरेंट कर देगा ये, मटेरियल को रीइंफोर्स करेगा ये, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, सेंसर जो आप यूज करते हो वो अच्छे, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायो सेंसर, इमेजिंग डिवाइसेस वो और अच्छे हो जाएंगे। डीसेलिनाइजेशन बहुत चाहते हो आप, समुद्र से बने पानी वाटर फिल्ट्रेशन के लिए ग्राफीन और अच्छा है, लो वाटर फिल्ट्रेशन, हम पानी के लिए सबसे ज्यादा परेशान है, लो इसका समस्या हल ग्राफीन कर रहा है। कोटिंग एंड फिल्म यानी एंटी कोरोजन कोटिंग स्कीम हो रहा है लाइट वेट मटेरियल्स की मदद से। तो कह रहा ऑन गोइंग जो ग्राफीन रिसर्च प्रॉमिसेस कॉन्टिन्यूअल ब्रेक थ्रूज। तो इंडिया का जो इनोवेशन सेंटर है ग्राफीन विल पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन ग्राफीन रिसर्च, ताकि इसका कमिटमेंट बढ़ रहा है, हमें कमिटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखो आईआईसीजी का काम ही यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स को और इंटेलिजेंटली यूज़ करना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। देखो गाड़ियों को अगर आप चलाते हो, गाड़ी वाड़ी का अगर आपको शौक है, तो आज आपको एक बड़ी अच्छी खबर मैं देने वाली हूँ कि एज पर वेरियस रिपोर्ट देयर हैज बीन अ सर्ज इन डिमांड फॉर एडीएस। इंडिया में बहुत डिमांड बढ़ रही है इसकी। अभी है क्या एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, यानी ड्राइवर को जो असिस्ट करे, ड्राइवर को पीछे गाड़ी मूव करानी हो, आगे करानी हो, दाएं बाएं करानी हो, ये एडवांस तरीके से हेल्प करेगा। कह रहा कैसे, कह रहा एडीए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसा उसने कर दिया है कि व्हीकल को आप ड्राइवर जो है उसके लिए तो बड़ा मक्खन हो जाएगा, अब कन्वीनियंटली वो परफॉर्म कर पाएगा व्हीकल परफॉर्मेंस को। कह रहा क्यों, कह रहा इसमें ना बहुत अच्छे सेंसर्स, कैमरा, रडार का यूज करा गया है। रडार का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स होती है डिटेक्ट, ताकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्पीड ये सब पता चल जाए आपको। लिडार क्या होता है, लेजर लाइट, इससे आपको 3D मैप, व्हीकल के सराउंडिंग्स का 3D मैप मिल जाता है। तो कह रहा क्या फायदा नहीं होगा, कह रहा कि डिफरेंट लेवल्स पे इसको यूज करके कस्टमर बड़ा खुश है इसको पाके। कह रहा दो तरह से काम करता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब है एक्टिवली इंटरवीन करेगा, क्रिटिकल ड्राइविंग सिचुएशन जहां हो ऑटोमेटिक यूज करके वो ठीक कर देगा उसको। कह रहा मान लो कोलिजन होने वाला है, कोई टकराने वाली है गाड़ी, तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगा के ठीक कर देगा। कह रहा ये होता है डीएएस। ट्रैफिक का साइन बताएगा, आप खोए हुए हो मान लो किसी जगह पर, सराउंड व्यू अगर आपको देगा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन देगा। कह रहा गाड़ी कितनी सुरक्षित हो जाएगी, पार्किंग के असिस्टेंस देगा। लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए तो और अच्छा है, मतलब मक्खन हो जाएगा। लड़की लड़का क्या, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल गाइस, कुछ वो मत ले लेना, कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, क्योंकि गर्ल्स को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए। तो उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें कर लेगा, लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस, ये सारा काम करेगा। कह रहा पैसिव में क्या होता है, पैसिव एडीएस पता है क्या करता है, कह रहा इन्फॉर्मेशन अलर्ट देता है, विदाउट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं होगा, आपको बता देगा जी देखो ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है, देखो देखो ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है, देखो देखो यहाँ वार्निंग साइन है। तो उससे क्या हो रहा है, मदद नहीं मिल रही है आपको, एक्सीडेंट्स बचाएगा ना। अब बेनिफिट क्या है, आपकी ओवरऑल रोड सेफ्टी बढ़ गई, आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, कंजेशंस कम रहेंगे, ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइज करेगा, कंफर्टेबल लेवल पर आ गए आप, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ये पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस, आपका फ्यूल आपका कंज्यूम होने से कम बचेगा और ग्रीन हाउस गैस इमिशन बचेंगी। तो कह रहा है ऐसे ऐसे ऑटोमेशन ड्राइवेबल, लेवल 0, लेवल 1 2 3 4 फुल ऑटोमेशन पे जाना है, अगर अगर आप चाहते हो फुल्ली ऑटोमेटेड गाड़ियां लेना। अब देखो क्या बात है कि इंडिया में क्यों बढ़ रहा है ये एडीएस के पीछे लोग इतना दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं,
क्योंकि ना देखो कार मैन्युफैक्चरर भी पहली बात तो वैसा ऑफर करना चाहते हैं। दूसरा हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो सेफर फ्यूल व्हीकल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको अपनी सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी लगती है। देखो आजकल ना लोग पैसे से ज़्यादा लोग सेफ्टी देखते हैं, तो आप भी मानते हो। फिर गवर्नमेंट का पुश है कि गवर्नमेंट एजुकेशन, इंजीनियरिंग, रोड व्हीकल्स के तहत ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि रोड सेफ्टी बढ़े। तो हम चाहते हैं, लेकिन इंडिया में ये आए सिस्टम उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आएगा, चैलेंज भी लाएगा। नॉन स्टैंडर्डाइज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का ड्राइवर्स रोड कंडीशन, गुड हाईवे से पुअरली कंस्ट्रक्टेड रोड, रूरल रोड पर आप क्या करोगे? कि इंडिया जो की जो सड़कें हैं वहाँ पेडेस्ट्रियन भी चल रहा है, साइकिल वाला भी चल रहा है, नॉन मोटराइज व्हीकल भी चल रहा है। कह रहा कैसे कराओगे वहां पर आप? अफोर्डेबिलिटी इशू है। अब ये एडीएस सिस्टम प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियों में लगेगा, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। कह रहा मेजॉरिटी मिडिल क्लास कहाँ जाएगा वो लेकर गाड़ी? फिर कनेक्टिविटी एंड डेटा, रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलेंगी। तो फिर पुअरली नेटवर्क एरिया जहाँ हुआ, जहाँ पर वाईफाई नहीं चलेगा, वहाँ कहाँ से आपको देगा? बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसी है, दिल्ली में ढूंढ लो आप, इतनी बस्तियां बस्तियों में घुस के गाड़ी जा रही है, कहाँ से आपको देगा इन्फॉर्मेशन वो कि यहाँ मोड़ो वहाँ मोड़ो? फिर साइबर थ्रेट के साथ आप क्या खेलोगे? हैकिंग मालवेयर इसका बहुत अटैक हो सकता है। एरर मेल फंक्शनिंग हुई तो आप लो, और सेंसर फेल हो गया मान लो कहीं, ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में। अटेंशन ओवर रिलायंस या टू हैवी रिलायंस अगर आपने दिखा दी, एक्सीडेंट फिर भी पॉसिबिलिटी है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी इश्यूज है, कंज्यूमर का ट्रस्ट टूट सकता है, रिस्की अगर हो गया तो गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जब अडॉप्ट करे तो रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के साथ करे। और कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपका चलता रहना चाहिए परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और डिफेंस अगेंस्ट, अगर कोई एडीएस अटैक हो रहा है तो आपका जो क्रूशियल डेटा है उसको बचाओ। और ड्राइवर बिहेवियर भी रखो। सक्सेस एडीएस की तभी है ना जब एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर भी हो। ऐसा ना हो कि एकदम आप वो हो गए हो, आपको पता, आपको लगा ये तो भाई ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम है, मेरे को क्या जरूरत है गाड़ी सीखने की? नहीं, यू शुड हैव दैट बिहेवियर। आप सबसे पहले एकदम, जब भी गाड़ी सीखो आप एकदम नॉर्मल गाड़ी में सीखो पहले। आपको सब आना चाहिए, ब्रेक लगाना, गाड़ी का क्लच कैसे लगाना है, गाड़ी को पीछे कैसे मोड़ना, आगे, आपको सब पता होना चाहिए। फिर आप चाहे कभी वैसे ऑटोमेटिक चलाओ, लेकिन पहली प्रैक्टिस तो आपकी नॉर्मल गाड़ी में ही हो। सीधा आप एडीएस वाले सिस्टम में मत बैठ जाना, तो वो भी ज़रूरी है। इंडक्शन चार्जिंग गाइस कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।